दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद गुफरान खान कैरियर बूस्टर कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज आपको हम एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे कि जीएस में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही बेहद अच्छा होगा। और आपके लिए जैसे लेखपाल है, यूपीएसआई है, एसएससी है, रेलवे है, उसमें आप बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आप जीएस के सॉल्व कर लेंगे। तो आज उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जीएस का जो पोर्शन है ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल कहते हैं, भूगोल में हम आज आपको भारत के भूगोल के बारे में परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का भूगोल। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भारत के भूगोल में हम बात करेंगे भारत की स्थिति एवं महत्व। भारत की स्थिति एवं महत्व। भारत की स्थिति एवं महत्व, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत और भारत की स्थिति एवं महत्व की। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे दो तरह से। एक इसका होगा विश्व में स्थित क्या है, विश्व में। दूसरी बात हम करेंगे महाद्वीप में। विश्व में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले विश्व पर जो हम बात करेंगे वो दो तरह की बातें होंगी। पहला अक्षांशीय पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे देशांतरीय पर बात करेंगे हम। अक्षांशीय और देशांतरीय पर स्थित की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले जैसे ये विश्व का दिया गया है तो विश्व का मतलब होता है ग्लोब। हम ग्लोब पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? ग्लोब पर। ग्लोब का मतलब हो गया विश्व के मैप पर। फिर आगे हम बात करते हैं इस तरह से, तो ग्लोब, उसके बाद आगे तो दो तरह से बात होगी भारत की स्थिति। अब हम भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति की बात करेंगे हम। तो भारत की स्थिति की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम भारत की स्थिति की बात करेंगे तो दो तरह से। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय दृष्टि से। दूसरा हम बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से। किससे बात करेंगे? देशांतरीय दृष्टि से। देशांतरीय दृष्टि से। देशांतरीय दृष्टि से, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे भारत की स्थिति में वो सबसे पहले अक्षांशीय दृष्टि पर इस तरह से हम बात करेंगे। अक्षांशीय दृष्टि में क्या होगा? एकदम बीचों बीच से एक रेखा जाएगी। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और इसकी स्थिति जो होगी, अक्षांशीय दृष्टि की स्थिति जो हम भारत की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से एक कर्क रेखा जाएगी जो यहाँ पर इसकी स्थिति को प्रदर्शित करेगी। फिर हम बात कर सकते हैं देशांतरीय दृष्टि पर। तो जब हम बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि पर तो कुछ इस तरह से बातें होंगी जो यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। ये क्या होगी? ये लंबवत होगी। क्या होगी? लंबवत होगी।
और इसकी स्थिति पे यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आपका होगा, और यहाँ पर ये आपका है देशांतरीय दृष्टि से। फिर आगे हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ग्लोब। इस ग्लोब पर हम बात कर रहे हैं। अक्षांशीय दृष्टि जो है, जो अक्षांश होती है वो क्या करती है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध को में विभाजित करती है, और ये कौन सी, अक्षांशीय। ये आपका क्या है, अक्षांशीय। ये अक्षांशीय जो है ये क्या करती है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है 2 बराबर भागों में। फिर हम देशांतरीय की बात करेंगे। देशांतरीय, तो देशांतरीय जो होगी ये आपका पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो इस तरह से ये भारत के अक्षांशीय दृष्टि से हमने बात किया। फिर आगे हम बात करेंगे कुछ इस तरह से कि भारत की जो अक्षांशीय दृष्टि है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अक्षांशीय। अक्षांशीय क्या है, अक्षांशीय दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ये है अक्षांशीय और इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, एक रेखा आपकी जाती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इसे ही हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। ये ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जैसे कि अभी हमने पीछे आपको बताया पिछली स्लाइड में। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और इसको दक्षिणी गोलार्ध में ये विभाजित करती है। अक्षांशीय, और इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं या अक्षांशीय रेखा कहते हैं, अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं। अक्षांशीय का मतलब होता है, अक्षांशीय का मतलब होता है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई। अक्षांशीय का मतलब होता है, अक्षांशीय का मतलब होता है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई कोणात्मक दूरी को अक्षांशीय कहते हैं। यानी इनके बीच ये जो रेखाएं जा रही हैं, ये रेखाएं, ये सारी क्या हैं, समांतर। इनके बीच जो खींची जाएंगी ये समांतर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी, जो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आगे हम इसी की बात करेंगे, अभी अगली स्लाइड में जब बात करेंगे तो कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। इसकी बात करेंगे तो
1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसे ऐसे जाएगी तो टोटल ये आपका यहाँ पर जब पहुँचेगी तो ये ध्रुवीय पॉइंट कहलाएगा, ध्रुवीय बिंदु, ध्रुवीय बिंदु कहलाएगा। ये नॉर्थ कहलाएगा यानी उत्तरी ध्रुवीय बिंदु, और ये कहलाएगा इसी तरीके से 1, 2, 3 और 4 जब आएगा तो ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा या दक्षिणी ध्रुवीय बिंदु कहलाएगा। इसके बीच में जो चलता है जिसे हम दूरी, एक देश के और दूसरे देश के बीच की दूरी ज्ञात करता है, यानी अक्षांशीय का मतलब होता है दूरी ज्ञात करना। अक्षांश का मतलब यहाँ पे होगा, अक्षांशीय का मतलब होगा दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना, कटिबंधीय दूरी ज्ञात करना। इस तरह से यहाँ पर ये आपका दूरी ज्ञात करने का नियम दिखलाता है। जैसे 1 अंश और 2 अंश, इसके बीच में दूरी क्या होगी, और जो इसका खाली वाला स्थान होता है इसे हम कटिबंधीय दूरी कहते हैं। 1 अंश बराबर होता है 111 किलोमीटर, 1 अंश बराबर 111 किलोमीटर, 1 अंश बराबर 111 किलोमीटर होगा, जो इस तरह यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फिर आगे हम बात करते हैं इसी के आगे कि कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांशीय रेखाएं हम बात करेंगे तो कुल अक्षांशीय रेखा बराबर 179 रेखा होंगी, क्योंकि ध्रुवीय रेखाओं को छोड़ दिया जाता है, क्योंककि इसका जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो 0 होता है। इस वजह से इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इस वजह से ये 179 होती है। और ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वजह से एग्ज़ाम भी ऑफ पॉइंट से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 179 यहाँ पर रेखाएं पाई जाएंगी, 179 रेखाएं होंगी इस तरह से। फिर हम बात करेंगे जैसे जैसे ये ध्रुवों पर हम जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर दिन प्लस यानी बढ़ेगा और तापमान घटेगा। इस वजह से ध्रुवों पर क्या होता है, 6 माह, ध्रुवों पर 6 माह दिन होता है और 6 माह दिन होगा, 6 माह दिन होगा और रात होगी। 6 माह दिन और 6 माह रातें होंगी, और यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, और यहाँ पर जो विविधताएं पाई जाएंगी वो बहुत कम विविधता पाई जाएगी। और भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। इस तरह से ये था अक्षांशीय बिंदु के बारे में, अक्षांशीय रेखा के बारे में। 1 अंश बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। फिर बात हम आगे करेंगे कुछ इस तरह से। अक्षांश के बाद हम बात करेंगे देशांतर की। किसकी बात करेंगे, देशांतर की बात करेंगे, जो इस तरह से यहाँ पर दिखलाया जाएगा। तो हम देशांतर की बात करेंगे, यानी देशांतरीय की बात करेंगे या देशांतरीय रेखा की बात करेंगे। तो देशांतरीय क्या है, भूमध्य रेखा पर लंबवत है। देशांतरीय क्या है, भूमध्य रेखा पर लंबवत है। देशांतरीय भूमध्य रेखा पर क्या है, लंबवत है। ये लंबवत है, भूमध्य रेखा ये, और इस पे क्या है, ये लंबवत पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर ये लंबवत है, जो हम इस पर बात करेंगे अभी। ये भूमध्य रेखा पर क्या होगी, लंबवत होगी। ये क्या करती है, जैसे अक्षांशीय रेखा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में इसको क्या करती थी,
विभाजित करती थी 2 बराबर भागों में, वैसे ये देशांतरीय रेखा की जब हम बात करेंगे, यानी देशांतर की बात करेंगे, देशांतरीय की बात करेंगे, तो ये क्या करती है, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या करती है, इसको विभाजित करती है। देशांतरीय रेखा का मुख्य काम क्या होता है? देशांतरीय रेखा का मुख्य काम ये होता है कि एक देश से दूसरे देश के बीच, एक देश से दूसरे देश के बीच के समय का अंतर ज्ञात करना, एक देश से दूसरे देश के बीच के समय का अंतर ज्ञात करना, वही आपका क्या कहलाता है, देशांतरीय कहलाता है। तो टोटल देशांतरीय की जब हम बात करेंगे तो टोटल ये 360 अंश का कोण बनाती है, यानी कि एक देशांतरीय रेखा का जो कोणात्मक दूरी होगी, जैसे उसका समांतर होता था अक्षांशीय का, तो यहाँ पर ये अक्षांश की तरह समांतर नहीं होगा, ये लंबवत होगा, यानी कि लंबवत कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं, देशांतरीय कहते हैं। लंबवत यानी भूमध्य रेखा के लंबवत है, तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन बनेगी, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन बनेगी, लंबवत किसके लंबवत, भूमध्य रेखा, लंबवत कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो इस तरह से ये देशांतर रेखा के बारे में था। तो टोटल यानी कुल देशांतरीय रेखा की हम बात करेंगे तो कुल देशांतरीय रेखा आपकी होगी 360। कुल देशांतरीय रेखा कितनी होगी? 360। यानी कि यहाँ पर हमने देशांतरीय का मतलब समझा दिया आप लोगों को कि एक से दूसरे देश के बीच का जो समय अंतराल होगा वही आपका क्या कहलाएगा? देशांतरीय कहलाएगा। इस तरह से वो क्या होती थी? एक दूसरे के समांतर। कौन? अक्षांशीय रेखा। इसके पहले जब हम बात किए थे कि अक्षांशीय रेखा एक दूसरे के समांतर यानी या समांतर कोणात्मक दूरी को, और यहां पर क्या होगा? लंबवत कोणात्मक दूरी को हम क्या कहेंगे? देशांतरीय कहेंगे। तो इस तरह से यहां पर बातें हुई। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो यहां पर एक अंश बराबर क्या होगा? 4 मिनट। कितने अंतराल होंगे? 4 मिनट के अंतराल होंगे। हम आपको इसलिए देशांतरीय और अक्षांशीय बता रहे हैं क्योंकि हमें भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, तो भारत के भूगोल का सामान्य परिचय के साथ साथ उसकी स्थिति की बात करेंगे। तो इस वजह से इसको हमें बताना पड़ रहा है ताकि आपके दिमाग में, माइंड में चीज़ें बैठ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अंश बराबर 4 मिनट होगा। तो आगे हम बात करेंगे इसमें और। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीनविच क्या है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड देशांतरीय, पूर्वी देशांतरीय ये क्या है? इसका नाम ग्रीनविच, जो पूरे विश्व का समय यहीं से ज्ञात किया जाता है। और ग्रीनविच जो है ये आपका कहाँ है? ग्रीनविच आपका है लंदन में। ग्रीनविच लंदन में है। भारत का हम जब मानक समय पता करेंगे, भारतीय मानक समय इसको बोला जाता है। भारतीय मानक समय की हम जब बात करेंगे तो भारतीय मानक समय को जो माना गया है भारत का, वो माना गया 82.5
पूर्वी देशांतर क्या माना गया है? पूर्वी देशांतर माना गया है। और यह भारत के इलाहाबाद के नैनी, लेकिन अब वर्तमान में मिर्ज़ापुर के समीप, पहले क्या था? नैनी था, इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप नैनी। अब नैनी को वर्तमान में परिवर्तित करके अब क्या कहते हैं? मिर्ज़ापुर के समीप, मिर्ज़ापुर के समीप गुजरता है, गुजरता है। ये भारत का मानक समय। तो देशांतरीय रेखा का मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ होता है? देशांतरीय रेखा का मुख्य रूप से प्रयोग होता है आपका एक देश से दूसरे देश के बीच, या अपने भारत में बात करेंगे तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच का समय अंतराल निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देशांतरीय कहते हैं। निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? देशांतरीय कहेंगे। तो इस तरह से ये अक्षांशीय और देशांतरीय हुआ। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आया हो तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे, अब भारत की बात करेंगे। आकर भारत पर जब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो भारत का सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार। भारत के परिचय में जो भारत के भूगोल में हम बात करेंगे तो इसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार और देश अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के द्वारा जो विस्तार होता है, 3 तरह का विस्तार है इसमें। भारत के विस्तार की बात करेंगे ग्लोब पर, भारत के विस्तार की बात करेंगे, भारत के विस्तार, भारत के विस्तार, भारत के विस्तार ग्लोब पर, ग्लोब पर बात करेंगे तो भारत के विस्तार ग्लोब पर 2 तरह के होंगे, सॉरी 3 तरह के होंगे, 2 नहीं 3 तरह के होंगे जो इस तरह से। पहला अक्षांशीय विस्तार, दूसरा देशांतरीय विस्तार, दूसरा देशांतरीय विस्तार, तीसरा होगा आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार। इस तरह से इन पर हम बात करेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जैसे इसके पहले मैंने बात कर लिया था आपका, तो अब हम देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों विस्तार को मिलाकर काम करेंगे। सबसे पहले भारत का जो विस्तार है ये अक्षांश है। अक्षांश में 3 रेखाएं मुख्य रूप से गुजरती हैं। इसका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 23.5 अंश उत्तरी, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, फिर 23.5 अंश दक्षिण की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब जो भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत जो है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर इस तरह से ये कर्क रेखा पर है अक्षांशीय विस्तार में। फिर हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार में क्या है कि ये जो है अक्षांशीय रेखा का लंबवत है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया,
ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो भारत देश की स्थिति अब लंबवत है, इसकी अक्षांशीय की कौन, देशांतरीय रेखा। तो अब यहाँ पूरे तरीके से जो हम चित्र इसका तैयार करेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से तो यहाँ पर ये और ये हिस्सा जो कहलाता है ये पूर्वोत्तरी गोलार्ध कहलाता है, पूर्व और उत्तर गोलार्ध कहलाएगा। तो भारत देश की जो स्थिति की बात करेंगे तो वो क्या होगा, पूर्वोत्तर गोलार्ध में होगा। और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो जैसे इसके पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, आपका भूटान है, नेपाल है, इस तरह से जो सात देश हैं उनकी सीमाओं के साथ इसका विस्तार होता है। तो इस तरह से ये हम अक्षांशीय विस्तार की बात किए। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो भारत की जो स्थिति होगी ग्लोब पर, वो ग्लोब पर जब होगी बात तो कुछ इस तरह से हम बात करेंगे। ये अक्षांश रेखा चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो ये मुख्य भूमि से 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर, ये ग्लोब पर, ग्लोब की स्थिति की बात कर रहे हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रूप से क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। अब देशांतरीय रूप से बात करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट। तो ये हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट। पश्चिम तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होगा, पूर्वी होगा, क्योंकि अभी हम बात कहाँ पर कर रहे हैं, ग्लोब पर बात कर रहे हैं। भारत देश की स्थिति किसके पर बात कर रहे हैं हम, ग्लोब पर बात कर रहे हैं। ग्लोब पर हम बात कर रहे हैं तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व में क्या है, ये स्थित है। यानी उत्तर और पूर्व में ये पूरे भारत देश की क्या हो गई, स्थिति हो गई ग्लोब पर। किस पर, ग्लोब पर। ग्लोब पर जब पूछेगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका, तो हम लिखेंगे ग्लोब पर। जब यहाँ पूछेगा ग्लोब पर तो लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो अब यहाँ हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, यानी उत्तरी गोलार्ध से 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट उत्तर। फिर हम जब बात करेंगे देशांतरीय, ग्लोब पर ही देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार पे ग्लोब पर तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व। कितना होगा, ग्लोब पर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर की तरफ। फिर देशांतरीय विस्तार, ग्लोब पर ही बात कर रहे हैं, देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट, यानी 2-5 मिनट पूर्व, ये आपका क्या होगा, ग्लोब पर होगा। तो इस तरह से भारत के विस्तार ग्लोब पर अक्षांशीय विस्तार पहला हो गया, दूसरा आपका देशांतरीय विस्तार हो गया, और तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार में जैसे मैंने बताया इसके पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, फिर उसके बाद क्या है आपका अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरह से और हैं जैसे नेपाल है। तो इस तरह से इसके जो 7 पड़ोसी देश हैं वो क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करते हैं। तो इस तरह से ये भारत के विस्तार क्या हैं, ग्लोब पर। ये आपको समझ में आया हो
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे भारत के मैप पर, मुख्य रूप से अब भारत के नक्शे पर यानी मैप पर बात करेंगे, जिसमें अब आपको क्या है, वहां पर 4 दिशाएं फिर अलग अलग हो जाएंगी। अब जब पूछेगा कि भारत के नक्शे पर या भारत के मैप पर, भारत के मैप पर भारत का विस्तार, भारत का विस्तार, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिगर हम ड्रा करेंगे जो इस तरह से आपको अभी बताएंगे। इस तरह से ये आपका फिगर ड्रा होता है जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ये है भारत के मैप पर भारत का विस्तार। तो भारत के मैप पर भारत का विस्तार, सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। भारत के मैप पर ही हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। अक्षांशीय विस्तार, ये आपके सामने फिगर है। अब इस फिगर पे मैंने कहा था भारत के मैप पर भारत का विस्तार की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है कुछ यहाँ पर आपका ये महाद्वीप हैं, कुछ इनको बना दिया जाए। इस महाद्वीप को हम यहाँ पे प्रस्तुत कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो मुख्य भूमि से जैसे ग्लोब पर बात किए, तो अब यहाँ पर भारत को 4 दिशाओं में बांट दिया जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। कितनी दिशाओं में? 4 दिशाओं में। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अभी तक हम ग्लोब पे क्या पढ़े थे? सिर्फ उत्तर और पूर्व पढ़े थे, लेकिन अब भारत के मैप पर हम चारों दिशाओं को पढ़ेंगे। लेकिन भारत के मैप पर जब हम अक्षांशीय विस्तार इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इस तरह से होगा कुछ, ये एक होगा और ये एक होगा आपका। ये मुख्य बिंदु पर है 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट, और ये थोड़ा इससे नीचे है 6 अंश 45 मिनट, 6 अंश 45 मिनट। फिर उत्तर में हम बात करेंगे तो ये है 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट। फिर हम बात करेंगे पश्चिमी बिंदु, अभी हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, अभी देशांतरीय की बात नहीं करेंगे। अक्षांशीय बिंदु में जब बात करेंगे, सामान्यता बात करेंगे, जैसे पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को हम कहते हैं पार्सन और पिग्मेलियन। इसे पार्सन भी बोला जाता है, पार्सन, पिग्मेलियन। जो क्या है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान व निकोबार, निकोबार में क्या है? स्थित है।
6:45 पर। अब बात करेंगे हम भारत के मुख्य भूमि की, भारत का मुख्य भूमि की बात करेंगे। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है उसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु, कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब ऐसे दक्षिण से अब उत्तर साइड में हम चलते रहेंगे, किस पर? अक्षांशीय विस्तार पर। तो ये इसका सबसे उत्तरतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया, साधारण रूप से ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे दक्षिणतम बिंदु, और ये इसका सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कौल, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहले तो यह एक साधारण राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल। ये तो था आपका, क्या था ये अक्षांशीय विस्तार भारत के मैप पर। मैंने सबसे पहले बात की 6:45 पर, जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, पार्सन है, पिगमिलियन है, और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। जब हम बात करेंगे बेसिकली मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में 8:04 पर स्थित है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, जो मैंने आपको बताया। ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन दे देगा, जिनमें से कन्याकुमारी भी दे देगा, इंदिरा पॉइंट भी दे देगा। तो करते क्या है, हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि मुख्य भूमि पूछा है या साधारण। आदमी क्या करता है कि बस स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत कन्याकुमारी लगा देते हैं। कन्याकुमारी जहाँ पर वो गलत हो जाता है। जब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है, तब आप क्या लगाएंगे ऑप्शन में, कन्याकुमारी ऑप्शन करेंगे। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर एक डाउट जो रहा होगा किसी भी स्टूडेंट का भी एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से, बारीकियाँ सिर्फ फेर बदल करते हैं, एग्जाम में फेर बदल करते हैं, तो इस वजह से ये बारीकियाँ आपको पकड़नी होगी। तो ये बात हमने किया अक्षांशीय विस्तार पर। अब अक्षांशीय विस्तार में उत्तर से दक्षिण के बीच का कुल विस्तार या कुल दूरी कहते हैं, या भारत की कुल लंबाई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो, तो उत्तर से दक्षिण के बीच का जो विस्तार होगा वो 3214 किलोमीटर होगा। किसके बीच? उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के बीच। तो ये था आपका अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार पर हम बात करेंगे। देशांतरीय विस्तार पर जो बात होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे हम ग्लोब पर बात किए थे पूर्व से पूर्व। अब लेकिन यहाँ पूर्व से पूर्व नहीं होगी, भारत के मैप में पूर्व से पूर्व नहीं होगी, भारत के मैप में अब पश्चिम से पूर्व होगी। तो भारत का जो बिंदु है उसका नाम होगा
पश्चिमी बिंदु देशांतरीय विस्तार पर 68 अंश 7 मिनट, पश्चिम से 97 अंश 25 मिनट पूर्व। क्या हुआ? 68 अंश 7 मिनट पश्चिम से 97 अंश 25 मिनट पूर्व पर हुआ। आगे हम बात करेंगे तो इसमें जो बात होगी, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये कहाँ पर है? गुजरात, गुजरात राज्य में। किस पर बात हम कर रहे हैं? देशांतरीय विस्तार। किसके मैप पर? भारत के मैप पर, गुजरात राज्य में। और इस पे एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? गौहर माता, गौहर माता या गौर मोता इसको कहते हैं। फिर हम बात करेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु जो आपका है वो है कीबुथु, कीबुथु, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? 68 अंश 7 मिनट सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात राज्य में। इस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? गौहर माता या गौर मोता के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु का। तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? कीबुथु है, जो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में 97 अंश 25 मिनट पर स्थित है। अब पूर्व से पश्चिम का जब हम विस्तार की बात करेंगे, या चौड़ाई भी कहा जाता है भारत की, कितनी है? तो ये है 2933, 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर इसके बीच की क्या है? कुल चौड़ाई है। तो इस तरह से ये था देशांतरीय विस्तार के बारे में। आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग इसका क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में। आगे हम बात करेंगे तो भारत की सीमाओं के बारे में, जो तीसरा विस्तार था इसका, जो बात करेंगे वो इस तरह से होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही हम यहाँ पर बात करेंगे स्थलीय सीमा के रूप में। इसका जो विस्तार है, स्थलीय सीमा का विस्तार, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ से लेकर ये पॉइंट आपका क्या है? स्थलीय सीमा। क्या है ये? स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा में हम जब बात करेंगे सबसे पहले तो 7 पड़ोसी या इसके देश हैं, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार भी बोले थे। इसके पहले मैंने कहा था 3 तरीके से। तो इसमें जो स्थलीय सीमा है आपकी, उसकी हम बात करेंगे तो कुल जो है स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। फिर यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से कुछ यहाँ तक, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? जलीय सीमा। जलीय सीमा की हम बात करेंगे तो जलीय सीमा में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इसमें 2 तरह की बात होगी। एक पहली बात तो होगी तटीय सीमा। इसी जलीय सीमा को हम क्या कहेंगे? तटीय सीमा। तटीय सीमा। और यही तटीय सीमा में क्या होगा? एक होगा मुख्य तटीय सीमा। क्या होगा? मुख्य तटीय सीमा। मुख्य तटीय सीमा। और दूसरा क्या होगा? मुख्य तटीय या द्वीपीय सीमा।
ले लेते हैं यहाँ पर द्वीपीय सीमा। तो मुख्य तटीय सीमा इसमें से क्या होगी आपकी 6100 किलोमीटर, और दूसरा जो हम बात करेंगे वो हो जाएगी 1416.6 किलोमीटर। यानी कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, कुल तटीय सीमा की लंबाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, जिसमें से 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा और 1416.6 किलोमीटर आपकी क्या होगी, वो द्वीपीय सीमा होगी। यहाँ पर हमने बात किया स्थलीय सीमा का विस्तार, तो स्थलीय सीमा के विस्तार के साथ साथ ये 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। इसी में तटीय सीमा आएगी, मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, द्वीपीय सीमा 1416.6 किलोमीटर, टोटल 7516.6 किलोमीटर। इस तरह से ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का विस्तार है। और भारत की कुल सीमा कितनी होगी, तो भारत की कुल सीमा की लंबाई, यानी जलीय और स्थलीय मिला के कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई जो है वो हो जाएगी 15/7/22, यानी कि हो जाएगी 22,716, 22,716.6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ये हो जाएगी स्थलीय सीमा का विस्तार। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको भारत का परिचय और भारत के भूगोल का अभी मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको बताया, जो आज आपके लिए इतना ही कारगर होगा। और आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें, जिससे आपके भविष्य का बहुत ही अच्छा, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आप अपने मिशन और टारगेट को पा सकें। तो आज बस इतना ही, और कल इसी टॉपिक पे, यानी इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट लेकर हम आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी और इंटरेस्टिंग होगा। नमस्कार।